फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हाई स्कूल के बच्चों के लिए उनकी तैयारी कराने के लिए हम लास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो पेपर है इसका नाम है, मतलब जो सेट है उसका नाम है 824 CJ। आज हम इस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। और याद रखना आप लोग, हम छोटी छोटी वीडियो की सहायता से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ उसके लिए हम तैयारी करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए जुड़िए हमारे चैनल से। और मैंने देखो यहाँ पे ऊपर बनाया है हमने बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी, और वो भी कैसे, बिल्कुल फ्री। ठीक है, बस करना क्या है आपके लिए, हमारा जो इस चैनल है फिजिक्स पाओ, इसके लिए सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल का नाम है हमारा फिजिक्स पाओ। ठीक जी, चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो याद रखना आप लोग, अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो 6 स्थितियों में बनते हैं। ठीक है, और 6 स्थिति में केवल एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें आभासी बनता है, जबकि 5 की 5 स्थिति में प्रतिबिंब जो बनेगा आपका वास्तविक बनेगा। और ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब आभासी कौन सी स्थिति में बनता है? वो लास्ट जो स्थिति होती है। और वो लास्ट स्थिति में वस्तु कहाँ रखते हैं, मैं समझा रहा हूँ। ये हमारे पास कोई अवतल दर्पण है भाई। ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है। ठीक है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका कोई फोकस है, एफ मुख्य फोकस। ठीक है, यहाँ कहीं वक्ता केंद्र वगैरह होगा। ठीक है, तो लास्ट जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो जब बनता है जब हम मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ पर कहीं वस्तु रख देते हैं, और प्रतिबिंब ये यहाँ पीछे जाकर कहीं बनता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। अब थोड़ी सी एक बात और एक्स्ट्रा बात आप लोगों को बता दें कि यदि ये तो अवतल दर्पण है, इसमें केवल एक ही स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वो भी कब? जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी हो, है ना। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। इसके अलावा एक बात और सुन लीजिए, यदि अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण होता तो उत्तल दर्पण में हमेशा याद रखना 2 स्थिति होती है उसमें, और दोनों की दोनों स्थिति में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी बनते हैं, अर्थात सीधे बनते हैं, परंतु बनते वस्तु से हमेशा क्या है? छोटे हैं। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी गोलीय दर्पण, किसी अवतल गोलीय लेंस, एक दर्पण है, गोलीय दर्पण भी है, गोलीय लेंस भी है, दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। याद रखना, कभी भी माइनस में फोकस दूरी आ जाए आपकी, माइनस में क्या आ जाए? फोकस दूरी आ जाए, फोकस दूरी। ठीक है, या माइनस में क्या आ जाए? कहीं पर क्षमता आ जाए लेंस की, या किसी भी चीज की, लेंस की हो सकता है, किसी भी चीज की। यदि क्षमता माइनस में आ रही है और फोकस दूरी माइनस में आ रही है, तो याद रखना, चाहे वो लेंस है आपका, चाहे वो दर्पण है, दोनों के दोनों होंगे अवतल, ये ध्यान रखना। और प्लस में आ रही है क्षमता, और फोकस दूरी कहीं पर प्लस में दे रखी है किसी भी चीज की, तो आप ये बता देंगे वो जो चीज होगी वो कैसी होगी? उत्तल होगी। प्लस में है तो उत्तल और माइनस में तो अवतल, चाहे वो लेंस है चाहे वो दर्पण है। तो इसका ये जो पहला वाला ऑप्शन है भैया वो करेक्ट है। ठीक है जी। अगला एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, वो कह रहा है किसी शब्दकोश डिक्शनरी, पहले डिक्शनरी होती थी, उनमें हिंदी की इंग्लिश 2 तरह की डिक्शनरी होती थी, और भी कई तरह की होती थी, बहुत सी भाषाओं की होती थी। ठीक है, डिक्शनरी में क्या होते शब्द होते थे, उन्हें हम देखते थे, परंतु आज तो इंटरनेट में सर्च करो सब आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम डिक्शनरी के बारे में बात कर रहे हैं। शब्दकोश की इंग्लिश में कहते हैं डिक्शनरी, में पाए जाने वाले छोटे अक्षर बहुत छोटे छोटे उनमें लिखे होते थे। तो आप उनमें कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे? पहली बात तो याद रखना, कहीं पर कोई भी छोटी चीज है और उसे बड़ा देखना है, तो बड़ा देखने के लिए हम हमेशा ध्यान रखना उत्तल लेंस लेते हैं। कैसा लेंस लेते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है, और उत्तल लेंस कैसे होते हैं? किनारों पर पतले, बीच में मोटे, उत्तल लेंस लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि उत्तल लेंस हम कौन सा लें भैया? बताओ कौन सा उत्तल लेंस लें? 10 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लें, या इसमें एक 50 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है? तो यहाँ याद रखना, हम कम फोकस दूरी वाला लेंगे। जब कम फोकस दूरी वाला लेंगे तो उसकी क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि फोकस दूरी का उल्टा कौन होता है? क्षमता होता है। ठीक है जी, तो कम क्षमता कम फोकस दूरी का कौन है भाई? ये 10 सेमी वाला है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी, तो फोकस दूरी की उल्टी होती है क्षमता। ठीक है जी,
तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिचित्र या प्रतिबिंब बनाते हैं बनता है, बताओ किस पर बनता है बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना दृष्टि पटल पर, दृष्टि पटल को इंग्लिश में कहते हैं रेटिना, हिंदी में हम लोग रेटिना रेटिना कहते हैं, परंतु रेटिना की जो हिंदी होती है वो क्या होती है, दृष्टि पटल होती है। तो हमेशा ध्यान रखना प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है आंख के द्वारा, दृष्टि पटल पर बनता है। और एक बात और ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे कि आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है, उत्तल होता है या अवतल होता है, तो आप लोग आंख में इसको बता देना कि साहब उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन और भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वो ये कहता है दो चालक हैं, उसके पास दो चालक कार हैं जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है। जब लंबाई भी समान है और व्यास भी समान है साहब और पदार्थ भी समान है तो प्रतिरोध भी दोनों के समान होंगे। ठीक है जी। फिर कहता है एक बार उन्हें हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और एक बार उन्हें पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में उनसे कितने संयोजन में उनके ऊष्मा का अनुपात पूछा है कि जब श्रेणी क्रम में जोड़े तब कितनी ऊष्मा निकलेगी उनमें, और जब हमने समांतर क्रम में जोड़े तब कितनी निकलेगी। तो याद रखना ऊष्मा का एक जनरल फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, ये होता है H बराबर बी स्क्वायर टी अपॉन आर। ठीक है, बी क्या होता है वोल्टेज, टी समय होता है और आर क्या होता है यहाँ प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम भाई देखो बी और टी ये तो सब समान है, केवल एच और आर में परिवर्तन होगा जब हम श्रेणी में और समांतर में जोड़ेंगे तो हमें, तो हम यह लिख सकते हैं, पहले किसका लिखवा रहा है वो जी, हम इसे ऐसे लिख लें एच पहले क्या है श्रेणी क्रम एच एस अपॉन एच पी बराबर हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा आर पी अपॉन आर एस। क्यों बना उल्टा भाई, क्योंकि एक दूसरे की बेतुआती है, एच ऊपर है आर नीचे है, तो एच एस के सामने कौन आएगा आर पी आएगा, है ना, उल्टे आएंगे और एच पी के सामने आर एस आएगा। ठीक है, आर पी का मतलब है समांतर क्रम में जब जोड़ रहे हैं, तो समांतर क्रम में जब कभी भी प्रतिरोध जोड़ते हैं आर पी बराबर हो जाएगा 1/r प्लस 1/r करके जोड़ते हैं, तो बटे की संख्या एक सी है तो ऊपर के डायरेक्ट जोड़ जाएंगे 2/r हो जाएगा आर पी। तो आर पी का यदि यहाँ से हम मान निकालें मेरे भाई तो आर पी बराबर आ जाए r/2। ठीक, अब यदि हम बात करें सीरीज में, तो सीरीज में क्या होते हैं डायरेक्ट जुड़ जाते हैं क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो कितना आ गया 2r। सही, अब यहाँ पे लगा दो, तो आर एस की वैल्यू कितनी है लगा दें यहाँ पे 2r भाई, और इसकी वैल्यू कितनी लगा दें r/2। आप जानते हैं भाई मेन बटे का चिन्ह तो ये वाला है ना, तो ऊपर के बटे की चीज नीचे आ जाती है, तो ये हो जाएगा r/2 और 2r पहले से ही, r से r कट गया तो 1 कितना आ गया 4। कहना मतलब ये वाला जो ऑप्शन है आपका दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, विद्युत धारा किससे होती है जनरेटर से, जनरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं जनित्र, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। वो पूछ रहा है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से क्या होती है अल्प धारा कहीं पर बह रही है तो उसके बारे में डिटेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सूचना मिलती है कि यहाँ पर धारा है या नहीं है। ठीक है, ठीक, दूसरी बात ठीक। और आमीटर क्या होता है, आमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा धारा को नापते हैं। ठीक है, और मोटर क्या होती है, मोटर एक ऐसी चीज होती है जिससे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक, ये बात याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सही तरीके से एक पेपर इंसर्ट कर लेते हैं इसके नीचे, आप सही तरीके से सेट हो जाएगा जी। ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, कहता है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। एक हमारे पास तार है और इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, इसमें धारा बह रही है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा, तो सही बात कौन सी है उसमें, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती हैं, ये बात सही नहीं है। दूसरे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के समांतर होती हैं, ये भी गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं सन्निकट व्रत बनाती हैं, देखिए ये सन्निकट व्रत जो हमने टाइप करा है उसमें मिसप्रिंट हो गई है, ये इसका मतलब वो है त्रिज्यीय के फॉर्म में, त्रिज्यीय फॉर्म में होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो त्रिज्या के फॉर्म में होती है, वो त्रिज्या के फॉर्म में भी नहीं होती है। वो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र समकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ये बात बिल्कुल सही है। इनका जो मतलब जो रेखाएं हैं जो जितने भी रेखाएं उसमें उत्पन्न हो रहे होंगे उन सबका जो केंद्र होएगा वो कौन होएगा, तार होएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये भेजें, और आपके लिए रोज छोटी छोटी वीडियो मिलेंगी, कल आपके लिए इसकी केमिस्ट्री की मिलेगी। ठीक है जी, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी बता दें उनके लिए भी वीडियो मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सभी मेरे प्यारे बच्चों, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।